हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। पिछले लगभग 2.5 महीने से हम लगातार उत्तराखंड पीसीएस के मॉक इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और इंटरव्यू गाइडेंस की क्लासेस भी ले रहे हैं। तो अराउंड 100 से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स का ले चुका हूँ पिछले 2.5 महीने में। हर संडे को, सैटरडे को, वीकडेज़ में बीच बीच में मॉक इंटरव्यूज़ की लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो 2.5 महीने का टाइम पीरियड है, हमने डिफरेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट से पूछे उत्तराखंड पीसीएस के लिए इंटरव्यू के लिए, और उनके प्रोबेबल आंसर क्या हो सकते हैं। एक गाइडेंस टाइप की ये क्लास है जिसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा, ब्रीफ आइडिया, कि उत्तराखंड पीसीएस के जब आप इंटरव्यू में अपीयर हों तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अब तो टाइम काफ़ी कम है, 16 मार्च से तो इंटरव्यू स्टार्ट ही हैं और कल भी हमारे यहाँ बहुत सारे मॉक्स हैं, ठीक है, लाइंड अप है, परसों भी लाइंड अप है, ठीक है, लगातार मॉक अभी भी चल ही रहे हैं। मेन इंटरव्यू स्टार्ट होने से जस्ट पहले भी स्टूडेंट लगातार पीछे पड़े हुए कि नहीं सर और मॉक लेने हैं, ठीक है। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सभी के, तो सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर एक वीडियो आप बनाएं जिसमें आप थोड़ा एक ब्रीफ में बताएं कि ओवरऑल किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। तो आज की वीडियो का पर्पस यही है, ठीक है। तो देखिए, एक तो उत्तराखंड की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऊपर एक 200 to 300 वर्ड का एस्से लिखना है। एक सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, ठीक है, लिखें, फ्रीली लिखें। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टाइप हो सकता है कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये पूरा तो आपसे वो नहीं पूछने वाले, लेकिन इन 200 या अगर पूछते भी हैं, हो सकता है आपको 5, 10, 12 लाइन में ख़त्म करना हो, लेकिन 200-300 वर्ड्स में लिखने का पर्पस ये होता है कि आपने खुद का एक एनालिसिस किया, ठीक है। आपने 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग करी तो क्यों करी, आपने 12th के बाद आप साइंस बैकग्राउंड के थे, फिर आप बीए में आपने एडमिशन लिया तो क्यों लिया, उसका एक रीज़न, एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए उस समय, चाहे आपने कुछ ना सोचा हो। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक ऑनेस्टी के साथ आंसर तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई साइंस से 12th किया है, फिर उसने बीए किया, ठीक है, फिर एमए किया, तो अगर उससे पूछा जाए कि साइंस से ग्रेजुएशन ये 12th करने के बाद आपने बीए में एडमिशन क्यों लिया, तो उसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, ऑनेस्टी के साथ आंसर देना है कि उस समय मुझे लगा कि जो मेरा इंटरेस्ट वाला एरिया था ह्यूमैनिटी की तरफ ज़्यादा था, जॉब के बारे में इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा था, तो ह्यूमैनिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने लिया। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जैसे अगर किसी ने बीटेक करा है तो उसने बीटेक क्यों करा, अब वो सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों आ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, ऑनेस्ट आंसर देना है और रियलिस्टिक भी रहना है। बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं क्या क्या आंसर्स दे देते हैं, बिल्कुल हवा में उड़ते हुए कि पता नहीं क्या क्या, मैं तो समाज के लिए ये फलाना ढमकाना, मैं तो शुरू से ही ये करना चाहता था। देखिए, बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर देना है कि 12th के एकदम बाद मुझे लगा कि जो ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एक प्लेन ग्रेजुएशन करने के बजाय मेरा जो एकेडमिक में इंटरेस्ट था वो इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा था। उस समय मुझे लगा कि प्लेन ग्रेजुएशन के बजाय मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। उस समय जॉब के बारे में इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था, और फिर फाइनल ईयर में, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में मैंने जॉब के बारे में सोचना स्टार्ट करा, ठीक है। मतलब एक ऑनेस्ट सा आंसर देना है, रियलिस्टिक सा आंसर देना है। और ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आंसर सबके लिए फिट बैठे, ऐसा नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो आंसर सबके लिए फिट बैठे। आंसर्स आपके प्रोफाइल के साथ मैच भी करने चाहिए, प्रोफाइल के साथ मैच भी करने चाहिए। आपने सोचा, आप कहीं ऐसा बोलो कि भाई ग्रेजुएशन के या बीटेक के फाइनल ईयर में आपने सोचना स्टार्ट करा जॉब के बारे में, तब सिविल सर्विसेज मेरे माइंड में आया, लेकिन आपके प्रोफाइल के साथ मैच नहीं कर रहा था। आपने 5 साल कहीं प्राइवेट में नौकरी करी, फिर नौकरी छोड़कर फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। तो क्लियरली मेंशन करना है, बताना है कि मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा नहीं था, प्राइवेट में मैंने जॉब करी, प्राइवेट में जॉब करते करते जैसे मेरे किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का उत्तराखंड पीसीएस या यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, मैंने कई लोगों से बातचीत करी, तो मेरा ना इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिर सिविल सर्विसेज की तरफ। तो मुझे लगा यार मुझे भी करनी चाहिए, यार ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। और उत्तराखंड में पहाड़ों में कितनी सारी प्रॉब्लम है, प्लेन एरिया की अलग प्रॉब्लम है, तो उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स को समझते हुए या इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को थोड़ा समझता था बेहतर, मेरा लगाव भी था पहाड़ों की तरफ, रूरल एरिया की तरफ, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझना। तो फिर मेरा
इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैंने फिर जॉब छोड़ी और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करी। इसमें ये भी सवाल होते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम से लोग तैयारी कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो क्लियरली मेंशन करना है कि आप अगर साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, चाहे फ्री में ट्यूशन्स कहीं भी दे रहे थे, ठीक है, या कुछ भी कर रहे थे, तो बताना है। किसी भी चीज़ को लेकर अशेम्ड फील नहीं करना। कई लोग बहुत सारी चीज़ें ना छुपा देते हैं, ठीक है, तो छुपाने के बजाय रियलिस्टिक और ऑनेस्ट रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक तो आपको अपना एक इंट्रोडक्शन पूरा तैयार करना है, अपने होम टाउन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि होम टाउन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वहाँ क्या फेमस है। जैसे उत्तराखंड में ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, पहले तो स्कीम चली थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मार्केटिंग की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं कौन से प्रोडक्ट जो है उनकी ब्रांडिंग कर रही है सरकार। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट से 2 प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रही है सरकार, ठीक है। तो आपको एक तो अपने ऊपर ऐसे लिखना है और अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, और फिर उनके लिए एक रियलिस्टिक सा आंसर सामने लिखना है, रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट आंसर लिखना है जो सुनने वाले को लगे हाँ यार थोड़ा रियल बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, फेक नहीं है। क्योंकि देखिए आपके जो नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है ऑलरेडी, प्री आपने क्लियर किया, मेंस आपने क्लियर किया, अब ये जो टेस्ट है नॉलेज का टेस्ट, ठीक है, वो तो हो चुका है। अब आपके कैरेक्टर का टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन का टेस्ट है, आप अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, चीजों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उस चीज का टेस्ट है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इसमें, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो आपको अब क्योंकि टाइम भी कम है, क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है, क्वांटिटी पे कम। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक सिंपल सी चीज़ पूछी और उसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ठीक से, तो क्या फ़ायदा इतनी सारी चीज़ें पढ़ने का। जितना आपको पता हो एटलीस्ट वो तो ठीक से प्रेजेंट करें। तो आपको पहला काम अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है कि अपने ऊपर 200 वर्ड का ऐसे लिखो, अपनी हॉबीज, अपनी वीकनेस, सब, कौन तुम्हारा आइडियल है वो भी लिखना है, ठीक है। आपने जॉब करी तो उससे क्या सीखने को मिला, फिर सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे आए, क्या आए, ठीक है। तो एक 200 वर्ड का और एक ना 50 वर्ड का भी, 50-60 वर्ड का भी ब्रीफ में तैयार, उसी में से निकालकर जो बेस्ट चीज़ें हैं वो निकालकर अपने आप को एक एक्सप्लेन करना है, लिखना है, और फिर शीशे के आगे एक बार अकेले में बंद कमरे में बोलना भी है। और मॉक इंटरव्यू से तो प्रैक्टिस होती ही है, उससे तो काफ़ी फ़ायदा भी होता है। मॉक इंटरव्यू फ्रेंड्स के साथ करना है या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, उससे एक रियल एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो एक बेहतर आइडिया हो जाता है, ठीक है। एक तो ये है कि अपने ऊपर लिखा, ठीक है। फिर दूसरा, उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको क्या क्या उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स हैं, उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स, उसकी पूरी लिस्ट बनानी है कि उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स क्या है और उसके रीजंस क्या हैं, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आई उत्तराखंड में, रीजंस और सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है, मतलब PRS फॉर्मूला, PRS, उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स, उत्तराखंड, अब उन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या कारण है कि क्यों उत्तराखंड में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई और उसके क्या सोल्यूशन है, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से सर्च करना है, गूगल सर्च करना है, चैट GPT है, बहुत चीजें हैं, उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है। और देखो प्रॉब्लम को ना डेप्थ में समझना, जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना उनको पता है, सबने गूगल सर्च इधर उधर करके प्रॉब्लम समझ ली, रट ली, और एक्चुअल प्रॉब्लम समझते ही नहीं है लोग उत्तराखंड की। तो वो ना क्रॉस चेक करेंगे हमेशा कि सच में प्रॉब्लम समझता है कि नहीं बच्चा, ठीक है, क्योंकि अगर वो सच में समझता होगा तो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा ना। तो आपको प्रॉब्लम्स को ना एक होता है कि फील करना है कि क्या उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स है, उत्तराखंड की पहाड़ों की क्या प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ों की क्या समस्या है प्रेजेंट में। एक तो माइग्रेशन की, गांव खाली होते जा रहे हैं, लोग माइग्रेट कर गए सिटी की तरफ, हालांकि थोड़ा बहुत अब रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है, लोग वापस गांव की तरफ भी आ रहे हैं। तो एक माइग्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, माइग्रेशन मतलब गांव खाली होते जा रहे हैं, मैदानी इलाके बढ़ते जा रहे हैं, प्लेन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, उतनी सारी डेंसिटी फिर जो प्लेन एरिया है या सिटी है वो फिर
सिटी को सपोर्ट करने, सिटी में सब उस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना जो इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके, ये एक इशू है। तो ये अर्बन एरिया का तो अलग इशू है। हम वापस चलो रूरल एरिया में आते हैं, तो वहाँ पर गांव खाली होते जा रहे हैं। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी क्या होते हैं, गांव भी खाली होते जा रहे हैं। फिर स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, एक घर उस पहाड़ी के ऊपर है, 3 घर उस पहाड़ी पे हैं, 4 घर उस पहाड़ी पे हैं, दूर दूर। स्कैटर्ड पॉपुलेशन, कनेक्टिविटी का इशू रहता है। तो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, कनेक्टिविटी का इशू रहता है। इस वजह से कई बार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं हिली एरिया में। फिर गांव में लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी तो है नहीं। हिली एरिया में तो कितनी तो खेती कर लोगे तुम। पानी की बड़ी समस्या है वहाँ पर, पहाड़ों में इतना पानी है ही नहीं, तो पानी की भी बहुत समस्या है। समझना है कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। पानी के लिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कम पानी वाली खेती जिसमें कम पानी लगता हो। पानी का इंतजाम भी करना है, गड्ढे वगैरह खोदने हैं, बारिश का पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, या फिर नदी के किनारे जो है एरियाज़, वहाँ पर एटलीस्ट खेती करें, नदी का पानी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी देखा होगा हिली एरिया में जहाँ पर नदी के आसपास ही ज़्यादातर खेती होती है, तो नदी से दूर इलाके होते हैं, वहाँ पर पानी की थोड़ी किल्लत होती है, वो पानी वाली ज़मीन होती नहीं है, तो काफ़ी सारी समस्या आ जाती हैं। तो फिर बेटर ये रहता है कि मोटा अनाज, जैसे श्री अन्न आपने सुना होगा, मोटा अनाज, मंडवा, जंगोरा, कोदा, ठीक है। ये जो मोटा अनाज होता है ये न्यूट्रिशियस भी रहता है, और हिली एरिया की जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी होता है। वो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर वगैरह है, तो वो सूटेबल भी है, मोटा अनाज उगाया जा सकता है। और मोटे अनाज को पानी भी कम लगता है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए पहाड़ों में पहले ना बहुत होता था कोदा, झंगोरा, क्योंकि उसमें पानी कम लगता था। और अब फिर प्रमोट किया जा रहा है, चीज़ों को समझा जा रहा है, क्योंकि ये सस्टेनेबल होगा ना काफ़ी, क्योंकि वो पानी भी कम लेता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, ठीक है। और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी उससे, क्योंकि वहाँ पर खेती भी होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, थोड़ी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये सब करने से किसानों की इनकम नहीं बढ़ने वाली हिली एरिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इतनी ज़्यादा इकोनॉमी है ही नहीं। तो फिर ऑप्शन भी और ऐड किए जा सकते हैं, जैसे वहाँ पर मछली पालन भी, पॉन्ड वगैरह भी क्रिएट किए जा रहे हैं। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, कनेक्टिविटी भी दे रही है, सरकार की गाड़ियाँ चल रही हैं, उससे मछली वगैरह सिटी में, शहरों में जो है सप्लाई की जा रही है सरकार की तरफ से, सब्सिडी वगैरह है। तो मार्केट लिंकेजेस भी लोगों को मिल रहा है। उसमें आप शहद जो है, मधुमक्खी पालन, शहद भी कर सकते हैं। उसमें फूलों की खेती भी हो रही है, फूल भी उगाए जा रहे हैं। फूल में क्या होता है, सुगंधित जो फूल होते हैं या हर्बल मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो जब उगाते हैं तो जानवर उनको नहीं खराब करते, ठीक है। लेकिन अगर हम आलू उगा रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, सुअर आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया, वो खेतों को खराब कर देते हैं। ये भी एक टेंशन रहती है रूरल एरिया में। इतनी मेहनत से खेती करी, सुअर आ गए, पूरा आलू सब उखाड़ दिया, तो ये कई सारी समस्याएं रहती हैं। तो जो सुगंधित पौधे होते हैं, ठीक है, जड़ी बूटी वगैरह, हर्बल फूल वगैरह, इनकी भी खेती की जा सकती है वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री है, भेड़ बकरी, ठीक है, मुर्गी पालन, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ी हुई भी चीज़ें हैं जिससे कि किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो केवल खेती का ऑप्शन ना लेकर, एनिमल हस्बेंड्री लेकर, सुगंधित पौधे हो गए, हर्बल मेडिसिन हो गई, ठीक है, उन सब की खेती भी की जा सकती है, मछली पालन किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन किसानों के पास रहते हैं वहाँ पर। तो आपको बस प्रॉब्लम समझनी है कि हिली एरिया में क्या प्रॉब्लम है। फिर हिली एरिया में एक और प्रॉब्लम बहुत है रहती है। हिली एरिया में प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब भी गवर्नमेंट की कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं बड़े, तो वहाँ प्रोटेस्ट बहुत होती है, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोटेस्ट होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो जब प्रोटेस्ट होती है तो आप एज एन ऑफिसर क्या करोगे, कैसे निपटोगे। तो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले तो आपको समझना है। लोगों को लगता है कि कहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, किसी भी चीज़ का, लोगों को लगता है हमारी ज़मीनें ना छीन ले, इसलिए प्रोटेस्ट होती है कि नहीं, हमारे खेत से तो वो जाएगी नहीं, सड़क या कुछ भी प्रोजेक्ट वो। तो लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब हमसे छीन लिया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट का भी एक डर रहता है, ठीक है। उस डर को दूर करने के लिए सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ, बेहतर तरीके से लोगों के साथ बातचीत करे, फिर उन्हें बताए कि भाई ऐसा है
कि इसमें आपके लिए नौकरियां भी क्रिएट होंगी, रूरल एरिया की इकोनॉमी भी जनरेट होगी। जो मेनली स्टेक होल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे डिस्कस करना, बातचीत करना, ठीक है। या आप एक ऑफिसर हैं और आपकी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हो रही है कि सरकार ये प्रोजेक्ट को वापस ले, तो आप लोगों के उनके कंसर्न सुनेंगे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, उनको बताएंगे गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट, कि वो किस पर्पस से लाई गई है, उसके पीछे रीजन है। तो वो रीजन अगर लोगों को समझाएंगे तो क्या पता लोगों को समझ आए, ठीक है। जो भी स्टेक होल्डर है, लीडर है, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, बीच बीच में लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करेंगे क्या स्कीम है। और लोगों की अगर सच में कुछ इश्यूज हैं तो बोलेंगे ठीक है, मैं जो है हायर अथॉरिटीज को से बात करूंगा कि ये इशू लोगों के एड्रेस हो जाए, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो ये क्या होता है कि ये इनडेप्थ आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जब आप इनडेप्थ चीज़ों को समझते हैं तो फिर आप इंटरव्यू में एक बेहतर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स हो गई, रीजंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, ये आपको समझना है। उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स में ना टूरिज्म की अगर हम बात करें तो टूरिज्म में क्या प्रॉब्लम है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का टूरिज्म सीजनल होता है बड़ा। सीजनल का मतलब है कि यहाँ पर जब चारधाम यात्रा होती है तो बड़ी भीड़ आ जाती है, और चारधाम यात्रा नहीं है तो लोग आ ही नहीं रहे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है टूरिज्म की। तो आपको इनडेप्थ समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें जब चारधाम यात्रा में इतनी भीड़ आ गई तो प्रॉब्लम क्या होती है कि पहाड़ों में वो जो भीड़ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो टूरिस्ट को सपोर्ट करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, होटल नहीं है, सड़कें, अलग अलग प्रॉब्लम है, सैनिटेशन, साफ सफाई, बहुत समस्याएं होंगी। तो फिर क्या करना है। और या लैंडस्लाइड होगी, सारे टूरिस्ट फंस गए, होटल में जगह नहीं मिली लोगों को रहने के लिए। तो बेस्ट क्या है, सरकार आज की डेट में क्या करती है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि भाई एक दिन में कितने टूरिस्ट वहां पर रह सकते हैं। मान लो कि 5,000 टूरिस्ट रह सकते हैं केदारनाथ में, तो उससे ज़्यादा टूरिस्ट को जाने ही नहीं देना। इसीलिए बुकिंग होती है एडवांस में, कि जो भी चारधाम यात्रा के लिए जा रहा है कि लोग एडवांस में बुकिंग करें, ताकि सरकार को भी आइडिया हो कि हाँ इतने लोग वहां पर जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, ठीक है। और फिर इतने लोगों की व्यवस्था वहां पर हो सकती है। बाकियों को बोलेंगे नहीं भाई आप इतने दिन के बाद जाओ, इतने टूरिस्ट तो ऑलरेडी हैं। तो रेगुलेट किया जा सकता है टूरिस्ट की एंट्री को, अलग अलग जो चारधाम यात्रा है या अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर, ठीक है, रेगुलेट करके बेहतर सुविधा दी जा सकती है। और उसके लिए अब क्योंकि इतने सारे होटल तो खुले हुए नहीं है, तो फिर होम स्टे का भी कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल टूरिज्म जिसे बोलते हैं। होम स्टे मतलब जो ऑलरेडी उन एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, अलग से कोई आएगा होटल खोलेगा, उसके बजाय जिनके ऑलरेडी घर हैं वो अपने कमरे जो हैं होम स्टे की स्कीम में, सरकार सब्सिडी भी देती है, होम स्टे की स्कीम में चला सकते हैं। कोई टूरिस्ट आया वो होम स्टे में रह सकता है वहाँ पर। तो ये ना सस्टेनेबल टूरिज्म का पार्ट है होम स्टे। लेकिन होम स्टे के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। कई बार टूरिस्ट कंप्लेन करते हैं कि भाई होम स्टे में जिस कमरे में रहे वहाँ पर खाने का कोई सुविधा नहीं थी, या खाना अच्छा नहीं बनाया, ठीक है, या फिर साफ सफाई की प्रॉब्लम थी, सैनिटेशन की, टॉवल ऐसा था, चद्दर ऐसी थी, कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज भी आए हैं, कंप्लेंट्स भी हुई है। तो इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि होम स्टे के नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लोगों की एक्स्ट्रा इनकम बढ़ रही है होम स्टे से, ठीक है। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब चारधाम यात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके बाद नहीं आ रहे। सीजनल टूरिज्म, विंटर्स में कई बार टूरिस्ट नहीं आते, बर्फ नहीं पड़ रही तो टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विंटर कार्निवल वगैरह स्टार्ट होते हैं। मसूरी में, नैनीताल में, वहाँ पर कार्निवल्स वगैरह होते हैं, विंटर कार्निवल। बर्फ नहीं पड़ी कोई बात नहीं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पर मेला टाइप का लगा होगा, लोग आएंगे वहाँ पर, वो सब रहेंगे, तो विंटर कार्निवल्स वगैरह भी होते हैं। तो टूरिज्म पूरे साल रहे, ये भी इंश्योर करना ये भी जरूरी है। केवल ऐसा नहीं कि चारधाम यात्रा या पर्टिकुलर इवेंट में, कुंभ में आ रहे हैं बस टूरिस्ट यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड ना एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी भी बनता जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। बहुत टूरिस्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसा लेकर आते हैं और जाते हैं, तो जेब खाली करके तो जाते हैं, तो पैसा तो उत्तराखंड छोड़ के जा रहे हैं ना। यहाँ पर रिक्शा वाला भी कमा रहा है, तो चाय वाला भी कमा रहा है, होटल वाला, ढाबे वाला, सब कमा रहे हैं, हर कोई कमा रहा है, कोई भी दुकानदार कमा रहा है, सब कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, तो पैसा छोड़ के जा रहे हैं टूरिस्ट, ठीक है। ये भी इंश्योर करना होता है, क्योंकि ये भी एक इशू है कि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं तो पहाड़ों में जाते हैं, पॉलीथीन, कूड़ा करकट, सैनिटेशन, उसके लिए भी इन्वायरमेंटली आपको, क्योंकि एज एन ऑफिसर आपको अवेयर रहना है कि नहीं भाई पॉलीथीन पहाड़ों में ना जाए। इन्वायरमेंट कॉन्शियस होते हैं ना। अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की जैसे अगर बोलें कि भाई आप
उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू देने आए हैं और आप एक अच्छे अफसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो पहली क्वालिटी तो ध्यान रखना, एनवायरमेंट कॉन्शियस होना चाहिए। उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में पहाड़ी इलाका है, वहाँ कितने टूरिस्ट आते हैं या लोग भी जो रहते हैं, तो पॉलीथीन वगैरह कई चीज़ें हो रही हैं, पॉलीथीन के ढेर भी लगे हुए हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिली एरिया में। शहरों में तो प्रॉब्लम है ही, हिली एरिया में भी बहुत वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर इश्यूज हैं। तो इन्वायरमेंट कॉन्शियस तो होना ही चाहिए, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए एक अच्छे अफसर के अंदर, वो होना चाहिए पीपल सेंट्रिक अप्रोच, इन्वायरमेंट कॉन्शियस। और उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स को ग्राउंड में उसने देखा हो, रियलिटी ऑब्जर्व करा हो, समझा हो, ऐसे अफसर चाहिए, ऐसे अफसर चाहिए। तो आपको ये प्रॉब्लम्स ना फील करनी है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टूरिज्म, अब टूरिज्म में भी हमने बोला कि पूरे साल टूरिस्ट आए, उसके लिए एडवेंचर टूरिज्म भी होता है, जब बंगी जंपिंग हो गई, कई चीजें हैं, तो एडवेंचर वाले टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, अलग अलग जगह अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रथा है, उसको लेके टूरिज्म स्टार्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रचार प्रसार करके कल्चर को लेकर, उत्तराखंड का कल्चर किस टाइप का है, ढोल दमो मंडाण, कई बहुत चीजें हैं, ठीक है, तो उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे कि पूरे साल टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म हो गया, ठीक है, चारधाम यात्रा तो है ही, कुंभ के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो बहुत चीजें ढूंढी जा सकती हैं यहाँ पर, जिस वजह से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, कई चीज़ों को लेकर टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा देखो उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, तो जो सिटी है, अगर सिटी की बात करें, प्लेन एरिया जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर उस तरफ हो गया, नैनीताल, हल्द्वानी, तो ये सिटी में पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्या हैं? अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ देखिए क्या हैं कि बहुत पॉपुलेशन है, उतना सपोर्ट करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है। और फिर होता क्या है कि अगर मान लिया कि किसी को हरिद्वार से मसूरी जाना है, वो देहरादून के बीच से होते हुए जा रहा है, तो ट्रैफिक और बढ़ जाता है। तो ट्रैफिक से निपटने का एक तरीका ये होता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो शहर के बीचों बीच से न जाए, बाईपास वगैरह बने, ठीक है, प्लान्ड तरीके से सिटी बनाई जाए। लेकिन क्योंकि सिटी ऑलरेडी तो डेवलप हो ही चुकी है, अनप्लान्ड तरीके से बनी हुई है, तो इसलिए ट्रैफिक कंजेशन होता है। तो सड़क का चौड़ीकरण किया जाए जहाँ किया जा सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर हो, बाईपास वगैरह बनाए जाए कि शहरों के अंदर घुसने की जरूरत ना हो, अल्टरनेट रूट्स वगैरह बनाए जाए। लेकिन साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए कि पेड़ कम से कम काटे जाएं। पेड़ तो देखिए जाहिर सी बात है कि कटेंगे ही। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। हमें बस ये करना है क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस भी फुलफिल करनी है। जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो लोगों की क्या एस्पिरेशन, नौकरियां हो, विकास हो, इनकम बढ़े, ये लोगों की एस्पिरेशंस है। इसलिए सड़कें वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाना पड़ता है, मजबूरी है सरकार की। कल के दिन नौकरियां नहीं होंगी, फिर सरकार के ऊपर ही तो सवाल उठाएंगे, इनकम बढ़ेगी नहीं तभी तो सरकार के ऊपर ही तो सवाल उठाएंगे। तो इसलिए क्या है कि सड़कें वगैरह इसलिए बनती हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनसे इन्वायरमेंट कितना डैमेज हुआ है, उसके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA ये किया जाए, इन्वायरमेंट कितना डैमेज हुआ है, उसके कंपनसेशन के लिए कुछ ना कुछ सड़क में जैसे पेड़ पौधे लगाए जाएं, उनका कंपनसेशन भी किया जाए। ये सारी चीज़ें क्या आपको ये सब इंटरव्यू में बोलना है। जब आप प्रॉब्लम को एक्चुअल में फील करेंगे, समझेंगे, तभी आपके उस आंसर निकलेंगे। फील करना है, क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना है, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या होती है, ठीक है, पीने के पानी की समस्या हो जाती है क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है, पानी कम आ रहा, सीवेज की समस्या हो जाती है, सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है, और जो नालियाँ हैं वो भी चौक हो जाती हैं, पॉलीथीन वगैरह भी होती है, इतनी भीड़ है शहरों में, ठीक है। फिर एजुकेशन, फिर स्कूल्स कम है, ठीक है, और फिर सिटी में थोड़ी महंगाई भी इसी वजह से भी ज़्यादा हो जाती है, क्राइम भी बढ़ने लगता है, कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर वहाँ पर नदी किनारे कब्जे भी होने लगते हैं, ठीक है। जो नदी के आसपास लोग इलीगल तरीके से जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि वो अफोर्ड तो कर नहीं पा रहे किराए में या घर, तो वो नदी किनारे इलीगली ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो शहर में निकल कर आती हैं। और देखिए पिछले 2.5 महीने में हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, तो जो क्वेश्चंस हमने पूछे, मैंने कुछ क्वेश्चंस जो ये इंटरव्यू के पूछे हुए ही क्वेश्चंस है सारे के सारे मॉक इंटरव्यूज में,
उन्होंने क्या क्या आंसर्स दिए, जैसे रिवर्स माइग्रेशन को कैसे इनकरेज किया जा सकता है। पहले तो समझना माइग्रेशन हो क्यों रहा है। माइग्रेशन क्योंकि वहाँ पर लोगों की एक तो इतनी इनकम नहीं है, इनकम की प्रॉब्लम है, ठीक है, नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट है, लाइवलीहुड का कुछ नहीं है, एजुकेशन की समस्या है, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस नहीं है का मतलब है कि किसी भी हिली एरिया में 8th तक स्कूल है, 12th तक स्कूल थोड़ा दूर है, तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को ना, गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो बहुत दूर स्कूल इंटर कॉलेज में नहीं भेजेंगे ना। इंटर कॉलेज हर गांव में थोड़ी इंटर कॉलेज होगा, वहाँ तो प्राइमरी स्कूल होगा, इंटर कॉलेज तो थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा, तो कई बार लोग नहीं भेजते। और डिग्री कॉलेज तो और दूर होगा, श्रीनगर गढ़वाल में या इधर उधर है, तो और नहीं भेजा जाता। तो 12th तक पढ़ी लड़कियां और फिर नहीं पढ़ी, या लड़के भी 12th तक पढ़े उसके बाद नहीं पढ़े, ये भी एक समस्या आ जाती है। तो यहां पर प्रैक्टिकली तुम्हें समझना है कि एक्चुअल में क्या है। एजुकेशन भी दूर दूर है, इस वजह से भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं, यार बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, या गांव में तो स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, तो शहर की तरफ आ जाते हैं। एजुकेशन भी समस्या, हेल्थ भी एक समस्या होती है माइग्रेशन की। लोग बीमार हैं, इलाज करने के लिए वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। आज भी अगर हम देखें श्रीनगर गढ़वाल में कई बार मेजर ऑपरेशंस किसी को भी कराने हो, इलाज कराना हो, वो देहरादून की तरफ भागता है, हल्द्वानी इधर उधर भागता है, कुमाऊं में, तो शहर की तरफ आते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में भी हॉस्पिटल होंगे या कई जगह हॉस्पिटल्स होंगे, तो वहाँ पर ना करा के देहरादून की तरफ लोग आ रहे हैं। तो माइग्रेशन के पीछे एक रीज़न ये भी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, ये एक रीज़न है। लाइवलीहुड नहीं है वहाँ पर, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। पानी की बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब रिवर्स माइग्रेशन को कैसे इनकरेज किया जाए, इसको रिवर्स माइग्रेशन मतलब लोग वापस गांव की तरफ आएँ, तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को इनकरेज करना है। सरकार वहाँ पर नौकरियों के साधन तलाशे, जैसे बोला कि मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, सुगंधित फूल पौधे, हर्बल मेडिसिन वगैरह, उन सब की खेती, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना, जैसे मछली पालन वगैरह सब है, इंक्लूड होता है, ठीक है। मोटा अनाज जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है, ताकि लोगों का लाइवलीहुड वहाँ पर इंक्रीज हो, स्कूल्स खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं। उस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन को इनकरेज किया जा सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट वगैरह सब हो, ठीक है। हाँ, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ये भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे। तो चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन यही है, हल्द्वानी में, देहरादून में, हरिद्वार हो, अनप्लान्ड ग्रोथ है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर समस्या होती है, पीने के पानी को, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटा अनाज, मिलेट्स जिसे बोलते हैं, श्रीअन्न, तो ये भी हमने क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं। कईयों के अच्छे आंसर आए हैं, खराब आंसर आए हैं, कईयों को तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है। तो इंटरव्यूज़ जब हम दे रहे हैं तो उत्तराखंड की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या प्रमोट किया जा रहा है उसको देखना है। तो झंगोरा बोलना है, कोदा बोलना है, इनको प्रॉपर वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। न्यूट्रिशियस भी हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, ठीक है। चारधाम यात्रा हमने बात करी ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, बेटर क्राउड मैनेजमेंट वगैरह वो सब सरकार प्लान कर ही रही है, रेगुलेटेड एंट्री है। विंटर टूरिज्म को लेकर भी सरकार कुछ ना कुछ, विंटर कार्निवल वगैरह उसको लेकर प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो लोकल शॉप्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको एक सपोर्ट मिल सके कि विंटर में भी जब टूरिस्ट नहीं आ रहे, बर्फ़ नहीं पड़ रही, तो भी उनकी इनकम बढ़ जाए, ठीक है। लैंडस्लाइड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बहुत है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, ठीक है, रिवर पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम है। तो इन सब के लिए यही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो कि 4-4 मंजिल का घर बना दिया, परमिशन से हो, सरकार हिसाब से देखे वहाँ पर, अननेसेसरी की रोड कटिंग ना हो, देखे प्रॉपर बैंक वगैरह बने हुए हों, ठीक है। नदी के बिल्कुल किनारे पे लोग ना बसें, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जैसे क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, बहुत सारा पानी आया, नदी के किनारे जितने घर थे सबको बहा के ले गया, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि वाई शुड वी सेलेक्ट यू, तो क्यों सेलेक्ट करें। अगर ये पूछा जाएगा, भाई आप, हमने अभी बात भी करी थी कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, और उत्तराखंड की ग्राउंड रियलिटी को आप समझते भी हैं, इसीलिए आपको सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। और उत्तराखंड के पहाड़ों से एक इंटरेस्ट, या एक पहाड़ों में अच्छा लगता है वहाँ पर जाना, वहाँ की समस्या देखना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और मैंने कई मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनसे भी डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो माइग्रेशन की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। और
पहाड़ों में रहना एक अलग ही सुकून देता है, शहरों में तो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, ठीक है। तो मैं सर्व करना चाहता हूँ वहाँ पर हमें एक सुकून वाली लाइफ भी होगी, बेटर इन्वायरमेंट शहरों के मुकाबले, और बेटर तरीके से हम सर्व भी कर सकते हैं। शहरों में भी अगर पोस्टिंग होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अर्बन एरिया की जो अलग चैलेंजेस है और हिली एरिया के अपने अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चंस हमने पूछे कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि टैलेंट को रिवॉर्ड दिया जाता है तो इसलिए एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि जॉब सिक्योरिटी कई बार नहीं होती, जॉब से निकाल दिया जाता है अगर परफॉर्मेंस नहीं होती, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी कम एफिशिएंसी रहती है। लेकिन अब टाइम बदल रहा है, पहले ये माना जाता था, अब क्योंकि बायोमेट्रिक हो गया, टारगेट्स हो गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो अब चीज़ें बदल गई है, डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो अब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन हमने पूछा है कि बिगेस्ट वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन हिली एरिया, ठीक है। तो एक तो हिली एरिया में हमने बोला था स्कैटर्ड पॉपुलेशन, ये हमने बात करी है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं हिली एरिया में, मेन ये दो प्रॉब्लम तो फेस करते ही हैं। और उत्तराखंड में देखें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में तो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हो सकते हैं स्कीम्स को लेकर, खासकर हिली एरिया में, ठीक है। और सिटी में भी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हो सकते हैं, डीले हो सकते हैं, कुछ लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी थोड़ा फिक्स करनी है, ठीक है। उसके अलावा ये भी हमने क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर मीडिया तुम्हारे डिसीजन को क्रिटिसाइज करे, तुम एसडीएम हो तो तुम क्या करोगे। तो आपको जवाब देना है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे फैक्ट्स के साथ, रिस्पॉन्ड विद फैक्ट्स, अवॉइड कन्फ्रंटेशन। आपको मीडिया के साथ ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना होता, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ना फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करना है और कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना है, टू द पॉइंट बात करनी है और निकल लेना अपना साइड में, फिर वो कितना भी पूछें बस नो आंसर, अब निकल लेना, ठीक है। फैक्ट्स के साथ, वो जो आपने फैक्ट्स बोले हैं वही आपका जवाब है, वही मीडिया में चला गया, ठीक है। तो और आपका काम से ही आपका जो है जवाब मिल जाएगा, आपका काम बोलेगा जो भी आपने डिसीजन लिया है, ठीक है। उत्तराखंड की जो प्रायोरिटीज होगी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन हिली एरिया और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हमने अभी कई बार बात करी डिटेल में, ठीक है। और फिस्कल चैलेंजेस क्या हैं उत्तराखंड के, फिस्कल चैलेंजेस मतलब टैक्सेस से रिलेटेड क्या चैलेंजेस है। टैक्सेस से रिलेटेड चैलेंजेस है, एक तो हाई डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल ग्रांट्स, सेंट्रल ग्रांट्स के ऊपर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी उसके ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और उत्तराखंड के लोगों, उत्तराखंड सरकार का ना टैक्स बेस काफ़ी छोटा है, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस का कलेक्शन इतना ज़्यादा हो नहीं पाता सरकार का। बाकी स्टेट्स में देखें तो टैक्स बेस थोड़ा सा बड़ा होता है, लोगों की उत्तराखंड में इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लो टैक्स बेस है। और उत्तराखंड का ये ध्यान रखना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होती है इसमें, क्योंकि लैंडस्लाइड्स है, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर, ब्रिजेस वगैरह, पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो हाई कॉस्ट है। तो ये जो है मेनली चैलेंजेस हैं जो हमने इंटरव्यूज में पूछे हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड में कैसे हैंडल करेंगे, तो प्रिपेयर्डनेस है, रिस्पॉन्स है। अब देखो डिजास्टर में भी तीन चीजें हैं, एक तो होता है किसी डिजास्टर को होने से रोकना, क्या हम उस डिजास्टर को रोक सकते हैं। कई डिजास्टर्स तो रोकी नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन कई डिजास्टर रोकी भी जा सकती है जो कि आर्टिफिशियल होती हैं। जैसे हमने एक फ्लाईओवर बनाया है, उसमें अगर करप्शन होगा फ्लाईओवर में, ब्रिज में, तो ब्रिज गिरेगा, कोलैप्स होगा, तो वो डिजास्टर ही है, कई लोगों की डेथ होगी। लेकिन अच्छी क्वालिटी का बनता, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होते, तो फिर डिजास्टर नहीं होती। तो ये तो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर कई बार डिबेट होती है कि भाई ये नेचुरल नहीं है, भी मैन मेड ही है। अगर क्लाउड बर्स्ट होता है तो हम बोलेंगे भाई नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन उसे मैन मेड भी कहा जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, इतना पोल्यूशन हम कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, अनप्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं हिली एरिया में, इस वजह से ही क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वहाँ पर, और क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड आया है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो
उसके अलावा ये भी क्वेश्चन है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, टेक, ये किनसे पूछा जा सकता है? जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो उनसे पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजी का रोल क्या है गवर्नेंस में। टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करती है, ई टेंडरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है टेक्नोलॉजी से। और ये भी बोलते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है डिपार्टमेंट में। तो देखिए, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो वो ये बोल सकता है कि ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने की वजह से मैं टेक्नोलॉजी को बेहतर समझता हूँ, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी तो बहुत यूज़ होने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ होगी, और मैं क्योंकि बेहतर समझता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट में सभी टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के हों, तो मैं चीज़ों को समझता हूँ तो बेहतर तरीके से समझा भी सकता हूँ, और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, वो भी मैं ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा बाकियों के मुकाबले। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आंसर तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जोशी मठ में जो भूधसाव हुआ था उसको लेके भी क्वेश्चंस हमने करे थे स्टूडेंट से। एक तो फ्रेजाइल हिमालयन जियोलॉजी है, ठीक है, भूधसाव के पीछे रीजंस हम बोल सकते हैं, काफ़ी फ्रेजाइल है, मतलब यंग माउंटेन है पूरे हिमालयस, एक तो वो रीज़न है। दूसरा अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पर कैपेसिटी है ही नहीं, इतना कंक्रीट खड़ा कर दिया पहाड़ों में, और वो काफ़ी सॉफ्ट है मिट्टी, तो इस वजह से भी भूधसाव हो रहा है। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सरकार से परमिशन नहीं मिली, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए। ठीक है, उसके अलावा करप्शन को कैसे प्रमोट करोगे? ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करना, टेक्नोलॉजी को यूज करना, और पब्लिक के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई एक वो बता देंगे, मे आई हेल्प यू, आपके कोई भी ग्रीवेंस, कोई आपसे ब्राइब मांगता है तो यहाँ पर कंप्लेन करें, ताकि चेक्स एंड बैलेंस और जीरो टॉलरेंस रखना है करप्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब इंटरव्यू में पूछे गए हैं। उसके अलावा घोस्ट विलेजेस माइग्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि वो गांव खाली हो चुके हैं तो घोस्ट विलेजेस बोलते हैं। पुअर कनेक्टिविटी भी या लाइवलीहुड नहीं है तो इसलिए वो खाली हो गए, तो कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कुछ लाइवलीहुड के साधन होंगे तो लोग रिवर्स माइग्रेट करेंगे। ठीक है, हाँ, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी हिली एरिया में देखना है कि जो टूरिस्ट है वेस्ट जो करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन कॉन्स्टेंट है वहाँ पर हिली एरिया में, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाना है। ठीक है, और अगर आपको एज ए एसडीएम रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग कर दी जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राउंड जो रियलिटीज है उस पर्टिकुलर एरिया में उसको एसेस करेंगे। ठीक है, वहाँ की हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड की कोई समस्या है, या एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे हमें पता है कि टाइगर को भी कंजर्व करना, ये सब भी चल रहा है, एनिमल्स का नंबर भी बढ़ गया है और ह्यूमन की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो हो क्या है कि एनिमल का जब नंबर बढ़ेगा तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते जाएंगे। उसके लिए यही है कि जंगलों में गड्ढे वगैरह खोदे जाएं, वहाँ पर पानी, क्योंकि पानी की तलाश में भी गाँव की तरफ आते हैं जानवर, गड्ढे वगैरह खोदे जाएं, बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो पानी वो जंगल में ही पी लेंगे, शहर की गाँव की तरफ आएंगे नहीं घरों में। ठीक है, ये भी है। ठीक है, उसके अलावा बर्फ़ भी नहीं पड़ती, तो जो भालू है, भालू क्या है कि हाइबरनेशन में जाता है बर्फ़ जब पड़ती है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ने में ही डिले हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, गर्मी हो रही है, तो वो हाइबरनेशन में जाता ही नहीं है फिर भालू, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो भी एक रीज़न है। ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने पूछे कई लोगों से। ये भी पूछा है कि क्या ऑनेस्ट ऑफिसर सरवाइव कर सकता है सिस्टम में कि नहीं। तो देखिए, आंसर सिंपल सा है कि भाई ऑनेस्ट ऑफिसर सरवाइव कर सकता है, और बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो ऑनेस्ट ऑफिसर सरवाइव किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि कोई आपको प्रेशराइज करे ब्राइब लेने के लिए, सीनियर है, तो आप क्या करोगे? तो आप पोलाइटली मना कर दोगे कि सर रूल अलाउ नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर वो फिर भी प्रेशराइज करता है तो क्लियरली मना कर देना कि नहीं सर, फिर भी वो प्रेशराइज करता है तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज पे कंप्लेन करनी है, कोई उससे सीनियर होगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जीरो टॉलरेंस, करप्शन में जीरो टॉलरेंस, लेकिन अब थोड़ा इन डेप्थ समझना है, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से चलना है। ठीक है, उसके अलावा गुड गवर्नेंस को लेके, गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस में देखिए ट्रांसपेरेंसी होती है, जो भी डिसीजन फैसले लिए जा रहे हैं लोगों को पता है कि सरकार ने ये वाला फैसला इस वजह से लिया। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, फैसला गलत हो रहा है सही हो रहा है सवाल जवाब किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है। रिस्पॉन्सिवनेस है, लोग कोई भी सवाल करें उनका जवाब भी दिया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है, और लोगों का भी पार्टिसिपेशन है, लोगों के साथ डिस्कस भी किया जा रहा है। ठीक है, ये सब गुड गवर्नेंस का पार्ट है। हाँ, उसके अलावा जैसे ये भी है कि
क्वेश्चन हमने पूछा है कि अगर कोई किसी गरीब को तुरंत जरूरत हेल्प की ज़रूरत होती है लेकिन रूल्स अलाउ नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे। देखिए, एक तो लीगल प्रोविजंस देखने हैं, एक तो ये देखना है कि जेन्युइन केस है कि नहीं, एक ये भी डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए ना, और फिर ये देखना है कि रूल अलाउ कर रहे हैं रिलैक्सेशन का कि नहीं। चलना रूल के हिसाब से ही है, रूल बेस्ड सिस्टम होगा, या किसी और गवर्नमेंट की ऑल्टरनेटिव स्कीम्स में उसे एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है। और फिर अगर थोड़ी बहुत हम पर्सनली मदद कर पाएँ, बस ये देखना है कि जेन्युइन केस है कि नहीं, ये भी इंश्योर करना काम होता है। ठीक है, तो उसके अलावा मीडिया अगर एक्यूज़ करे आपके डिपार्टमेंट को कि भाई आपने झूठ बोला है फॉल्सली, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो आपको ना शांत रहना है, फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जो भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, और कन्फ्रंटेशन नहीं करना, हमें बहसबाजी के चक्करों में नहीं पड़ना, ना लोगों के साथ ना मीडिया के साथ। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल, और कोई फालतू का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई मिस्टेक एग्जिस्ट करती भी है कि भाई हाँ, उसे एक्सेप्ट करना है और फिर उसे करेक्ट भी करना है कि ठीक है जी, गलती मान लेते कर लेंगे ठीक। ठीक है, ये मतलब कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू में। देखिए, इंटरव्यू स्टार्ट होता है जब आप रूम में एंट्री करते हैं वहाँ से, और तब खत्म होता है जब एग्जिट करते हैं। तो जब आप रूम में एंट्री करें इंटरव्यू में, एक तो जैसे मे आई कम इन, कुछ कई बार हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं मे आई कम इन ही नहीं बोल रहे हैं, वाह, तो मे आई कम इन पूछना है। ठीक है, सीट में बैठने से वहाँ पर खड़े होना है, पहले एक तो विश तो करना ही है कि गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। सबको अलग अलग विश नहीं करना, सबके लिए एक ही बार बोल देना। सर एंड मैम है तो गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, मैम एंड सर बोल सकते हैं, पहले फीमेल लेडीज फर्स्ट, गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। ठीक है, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। फिर जब वो बैठने के लिए बोले तब बैठना है, सिटिंग पोस्चर बिल्कुल प्रॉपर रखना है। ठीक है, चेयर में बिल्कुल पीछे सपोर्ट के साथ स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट कर सकते हैं। क्लीन शेव, सूट, पैंट शर्ट, टाई, शूज, प्रॉपर आपको जाना है, प्रॉपर। ठीक है, हर चीज के मार्क्स होते हैं, आप किस तरीके से वहां पर एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, किस तरीके बैठ रहे हैं, विश कर रहे हैं, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोग। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। बाकी आप हर इंडिविजुअल्स का एक अलग प्रोफाइल होगा, उसके प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम तो देखा है कि कई बार साफ पता चलता है कि वो अपनी हॉबीज ही फेक बता रहा है। ठीक है, पता चल जाता है हॉबीज क्या होती हैं, हॉबीज जो तुम रेगुलर कर रहे हो। और वो क्या करता है, हॉबीज जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है, वो इतना हैक्टिक रहता है, शेड्यूल प्रेशर रहता है। तो एक मेंटल पीस के लिए हम कई बार क्या है कि कोई चीज़ हमें करना अच्छा लगता है, उससे हमें मेंटल पीस मिलता है। चेस खेलना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी एक मेंटल पीस मिलता है, या बुक्स पढ़ना एक मेंटल, डांस करना, सिंगिंग करना एक मेंटल पीस। दिन भर का हैक्टिक शेड्यूल था, एक गाना गाया हमने, सारा हमारा प्रेशर दूर हो गया, इसे हम हॉबी बोलते हैं। वीकनेस अगर पूछें तो ऐसा नहीं कि वीकनेस बिल्कुल ऐसा बोलना कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ। कईयों से पूछा हमने वीकनेस, मैं बहुत इमोशनल हूँ, अरे ये तो पूरा ही नेगेटिव हो गया तुम्हारे लिए। वीकनेस कुछ ऐसी बोली जाती है कि जो कि तुम्हारे लिए नेगेटिव ना हो। वीकनेस में लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सर वर्कहॉलिक है हम, जब तक कोई काम खत्म नहीं होता तो कई बार क्या है कि हम देर रात तक करते रहते हैं, फिर घर वाले भी बोलते हैं कि भाई खाना खा ले, खाना क्यों नहीं खा रहा है, अपना भी ध्यान रख हेल्थ का। तो कई बार मैं भूल जाता हूँ अपना जो रूटीन है नॉर्मल खाना खाने का, एक्सरसाइज का, तो वो एक इशू रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, टाइम पे खाना खाऊं, इस तरीके से बोल सकते हैं। रियलिस्टिक और जेन्युइन लगना चाहिए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हर प्रोफाइल के हिसाब से देखो, फिक्स आंसर कुछ नहीं होता, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, मैं उन्हें बोलूँगा ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो से जो भी सीखने को मिला, आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। एग्जाम में फोड़ कर आना है। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। अपना एनालिसिस करो, उत्तराखंड की प्रॉब्लम रीजन सोल्यूशन देखो, अपने उस जो भी पूरा आपका डैफ है उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ और आंसर बनाओ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर उत्तराखंड पीसीएस इंटरव्यू। ओके, थैंक यू।